अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की अभी तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और साथ में एनालिसिस में शेयर करूंगा और साथ कुछ ऑफ क्रिप्टो टॉपिक के ऊपर भी बात करूंगा, लेकिन वो इस वीडियो के लास्ट में जाके। अभी क्रिप्टो मार्केट की बात की जाए तो मेरी जो फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट है, कल भी एसएलपी जो ऑक्सी इन्फिनिटी का मेन टोकन है, इन गेम एसेट्स है, गेम प्ले करके जो अर्निंग करते हैं, वो ऐसे फील हो रहा है कि इस हवाले से जो ऑक्सी कम्युनिटी है वो अभी भी बड़ी एक्साइटेड है। जो 6 तारीख को यानी कल इन्होंने अपनी वो ओरिजिन गेम पब्लिक के लिए ओपन करनी है। तो उस वजह से वो के कल पिछले चंद घंटों में अगर मार्केट का जायजा लें तो आपको मार्केट थोड़ी करेक्शन करती नजर आ रही थी, लेकिन ऑक्सी इन्फिनिटी के जो एसएलपी टोकन है वो कल भी करेक्शन थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं। अभी भी टॉप गेनर में मेरी जो फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज है उसमें सबसे ज्यादा वो प्राइस उसकी अप्रिशिएट हुई है और शायद कल लॉन्च होनी है और शायद इसकी प्राइस मजीद अपग्रेड हो उसके बाद, क्योंकि ये जो बीटा टेस्ट में गेम प्ले करेंगे ऑक्सी प्लेयर्स, वो एसएलपी को बर्न करके अपनी ऑक्सीस की क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे। रॉन्स और चार्म्स वगैरह जो है वो करेंगे, बाय करेंगे एसएलपी के जरिए, और वो जब बर्निंग होगी तो शायद एसएलपी की प्राइस हमें आइंदा एक हफ्ते में मजीद अप्रिशिएट होती हुई नजर आए। ठीक है, आज ट्यूसडे है और आपको पता है कि हर वीक में जो ग्लास नोट के रिसर्चर्स हैं जो ऑन चेन एनालिसिस स्पेशली बिटकॉइन का वो देते हैं, उनकी रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट की समरी मैं चाहता हूं कि आपके साथ शेयर करूं। गो के ये सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मैं पिछले पूरे हफ्ते में शेयर करता आ रहा हूं। इक्का दुक्का इंफॉर्मेशन मैंने शेयर नहीं किया, वो भी कवर हो जाएगी इसी में। उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एक्सचेंजेस का आउटफ्लो है वो बढ़ता जा रहा है, उनके रिसर्चर ने भी यही चीज ऑब्जर्व किया पिछले हफ्ते में। बल्कि जो मैंने आपको बताया कि जो एक्सचेंजेस के रिजर्व बीटीसी कम हो रहे हैं, तकरीबन हर महीने 1 लाख बीटीसी उनके रिजर्व में डिप्लीट हो रहा है, कम हो रहा है। तो ग्लास नोट के रिसर्चर ने भी यही चीज नोट किया है, उन्होंने मेंशन किया अपनी रिपोर्ट की समरी में। उसके अलावा जो चीज मैंने मेंशन नहीं थी की, उन्होंने कहा जी पिछले हफ्ते श्रिम्प्स जो है, श्रिम्प्स और वेल, श्रिम्प्स ऐसे आप बायर को कह सकते हैं जो लेस देन 1 बीटीसी बाय करते हैं, उनको आप श्रिम्प्स कंसीडर कर सकते हैं। और वेल्स आप ऐसे बायर्स को कह सकते हैं जो कि मोर देन 1000 बीटीसी बाय करते हैं। तो ग्लास नोट के रिसर्चर्स ने इसके अंदर भी देखा है कि रुझान जो है वो बढ़ा है पिछले हफ्ते। और साथ लार्ज स्केल एक्यूमुलेशन जो की है रिसर्चर ने बताया जी, ग्लास नोट के रिसर्चर कहते हैं जी, लूना फाउंडेशन गार्ड ने जो, इन्होंने तो ऐसा कहा कि 21,000 बीटीसी बाय किया, लेकिन मेरी जो एनालिसिस है उसमें तकरीबन इन्होंने 25,000 से ज्यादा बीटीसी बाय किया टेरा लूना इकोसिस्टम है, और अभी वो मजीद बाय करने का इरादा रखते हैं। इन्होंने टोटल $10 बिलियन करना है। कुछ तो अब ये भी कह रहे हैं कि जो डूक वन है टेरा फाउंडेशन का, वो कह रहे हैं हमने 10 बिलियन से ज्यादा भी करना है। और वो तो ये कह रहे हैं कि सतोशी नाकामोटो के बाद सबसे बड़ा जो बीटीसी होल्डर होगा वो टेरा इकोसिस्टम होगा। सतोशी नाकामोटो के पास भी तकरीबन 1 लाख से ज्यादा, मेरा ख्याल है 1 मिलियन के करीब शायद बीटीसी सतोशी के वॉलेट में पड़े हुए हैं, लेकिन वो जब से उस वॉलेट में फंड पड़े हैं वो इनएक्टिव है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि उसके बाद हम लार्जेस्ट बीटीसी होल्डर होंगे। अगर ऐसा होगा तो एक तरह का ये मैसेज ये है कि अगर टेरा इकोसिस्टम, उनके लूना का सारा सिस्टम अगर कोलैप्स करता है तो बीटीसी भी कोलैप्स करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसको बचाने के लिए जितना इन्होंने बीटीसी बाय किया होगा उसको सपोर्ट करने के लिए वो मार्केट में सेल आउट करके अपने इकोसिस्टम को बचाने की कोशिश करेंगे। तो ये एक तरह का एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ एक सिलसिला हो गया, इसको आपने ज़हन में रखना है। अच्छा, उसके अलावा जी जो चीज मैंने आपके साथ शेयर नहीं थी कि उनमें से एक और चीज ये कि जो रैप थी इथीरियम है, सॉरी रैप बीटीसी जो है, जो कि इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर है, उसमें भी तकरीबन 12,000 बीटीसी का इजाफा देखा गया। अब ये रैप बीटीसी इथीरियम की ब्लॉकचेन पे क्यों? देखें, जैसे मैंने आपको रिपीट करता आता हूं कि एक ब्लॉकचेन दूसरी ब्लॉकचेन से कम्युनिकेशन नहीं करती है। तो आपने अगर इथीरियम की ब्लॉकचेन में कोई पार्टिसिपेट करना है, किसी टोकन में इंटरेस्ट, कोई टोकन में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसके लिए आपके पास इथीरियम होना जरूरी है, या इथीरियम के ऊपर लॉन्च होने वाला और टोकन आपके पास होना चाहिए जो कि आपने दे के कोई और टोकन बाय करना है। तो आप जो लोग बीटीसी होल्डर हैं, जिन्होंने लॉन्ग टर्म बीटीसी होल्ड किया हुआ है, वो अगर इथीरियम में इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं तो वो क्या करते हैं कि अपने बीटीसी को रैप बीटीसी में कन्वर्ट करते हैं, और वो रैप बीटीसी एक्चुअली इथीरियम के ऊपर बीटीसी का एक पेज टोकन होता है, बिल्कुल 1 बीटीसी इज इक्वल टू 1 रैप बीटीसी।
तो वो फिर उधर रख के अपनी इथेरियम में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जब कभी उनका दिल करे तो वो इन्वेस्टमेंट निकाल देते। लोग क्यों करते हैं? अभी ये माइक्रो स्ट्रेटेजी ने क्या किया? माइक्रो स्ट्रेटेजी ने तो बैंक से लोन लिया ना। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, सरमायादार इदारे होते हैं, जो जिनके पास मिलियंस की बिलियंस की सरमायाकारी होती है बीटीसी में, लेकिन वो बीटीसी को मार्केट में सेल आउट नहीं करवाना चाहते, वो लोन लेना चाहते हैं। वो क्या करेंगे? बीटीसी उनके पास पड़ा है, वो बीटीसी रैप बीटीसी में कन्वर्ट करेंगे। वो वहां पे लोन प्रोवाइड करने वाली जो लेंडर क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आवे इथेरियम के ऊपर, उसमें वो अपना रैप बीटीसी रखेंगे, वहां से वो यूएसडीटी लेंगे, उसको जहां कहीं इन्वेस्ट करना है वहां इन्वेस्ट करेंगे, और जब कभी इन्वेस्टमेंट की जरूरत उनकी पूरी हो जाएगी, दोबारा वो अपना लोन वापस करके वहां से रैप बीटीसी लेंगे और उस रैप बीटीसी को दोबारा वो बीटीसी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस वजह से जो ग्लास नोड के रिसर्चर्स हैं, उन्होंने रैप बीटीसी में भी एक्यूमुलेशन देखी है। अच्छा, बीटीसी की बात की जाए तो अभी भी बीटीसी उस खास रेंज में ट्रेड हो रहा है, तकरीबन आप कह लेंगे 45,000 से। पिछले कई घंटों से अगर आप जायजा लें तो 44,000 से लेके बिटकॉइन की प्राइस जो है तकरीबन 48,000 की रेंज में ट्रेड हो रही है। अब तो 46,000 उसकी स्ट्रॉन्ग जो है रेजिस्टेंस बनी हुई है। लेकिन इसका जरा लार्जर स्केल पे आप देखें, वीकली चार्ट पे अगर आप इसका जायजा लें, ये तो मैंने 4 आवर्स की कैंडल्स का चार्ट ओपन किया था, अगर आप वीकली चार्ट ओपन करें तो आप हैरानकुन तौर पे देखेंगे। मेरा ख्याल है थोड़ा स्लो हो गया, माफी चाहता हूँ। अच्छा, माफी चाहता हूँ, मेरा नेट अभी नहीं चल रहा। मैं आपको वैसे बता देता हूँ, आप खुद बीटीसी का वीकली चार्ट ओपन करें, वहां पे इंडिकेटर ऐड करें MACD, यानी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। आप ये इंडिकेटर लगा के आप देखें, आप हिस्टोरिकली देखें कि जब कभी भी ग्रीन कैंडल्स बनना शुरू होती हैं रेड कैंडल्स के बाद, जे एम कैट की जो अगर आप इंडिकेटर को बड़ा करके देखेंगे, तो वहां पे जब कभी भी ग्रीन कैंडल्स बनना शुरू होती हैं तो उसके बाद एक रैली स्टार्ट होती है। तो अगर हम बीटीसी को वीकली चार्ट पे देखें तो ऐसा महसूस होता है कि शायद बिटकॉइन जो है अपना एक रैली पकड़ने वाला है, अनकरीब है कि बिटकॉइन अपना इस इंडिकेटर को अगर देखा जाए तो बीटीसी अपना एक मोमेंटम पकड़ेगा। अच्छा, उसके बाद इथीरियम की बात की जाए, पिछले चंद बुलेटिन में मैं इथीरियम को बहुत ज्यादा कवर कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं उसकी वजह बताता हूं। देखें, जो इथीरियम की मर्जिंग होनी है जाके होपफुली जून जुलाई में इस साल के, उसके बाद इथीरियम की प्राइस कितना पंप कर सकती है और क्या करेगी भी या नहीं, उसका एक मैं आपको पिछले साल 2021 में 3 जो मेजर अपग्रेड्स हैं उनकी मिसाल के साथ आपको बताता हूं। तकरीबन अप्रैल में इथीरियम की अपग्रेड आई बर्लिन के नाम पे, जिसमें इसकी गैस फीस को थोड़ा सा चेंज रद्दोबदल किया गया, मेंटेन किया गया कि जो ईवीएम ट्रांजैक्शन थी उसकी गैस फीस को कैसे वो मैक्सिमम एफिशिएंट कर सकते हैं। तो इस अपग्रेड के बाद इथीरियम की प्राइस 150 गुना विद इन 1 मंथ उसकी प्राइस में पंप आया। इसी तरह अगर लंदन अपग्रेड की, जो पिछले साल का सबसे बड़ा इथीरियम का अपग्रेड था, जिसमें IP 1559 अपग्रेड हुआ, जिसमें इथीरियम के अंदर बर्निंग का सिस्टम मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाया गया, और जो माइनर्स थे उनकी फीस को, जो ट्रांजैक्शन फीसें थी उसको बर्निंग के साथ जो जोड़ा गया, तो उस मेजर अपग्रेड में भी 1 महीने के अंदर इथीरियम की प्राइस जो है तकरीबन 100 गुना प्राइस में पंप आया। उसके बाद वो 5 अगस्त को अपग्रेड हुआ था, अगर आपको याद है तो। अच्छा, उसके बाद अक्टूबर में भी एक इथीरियम में अपग्रेड हुआ था अल्टायर के नाम का, तो उस अपग्रेड के बाद भी तकरीबन इथीरियम की प्राइस जो है वो 50% पंप हुई थी। अभी ये जो मर्ज वाला अपग्रेड है, इसके बारे में मार्केट में अच्छी खासी हाइप है, और मैं उसी तरह सारा जो वहां की सारा आउटपुट है, सारी अपडेट्स हैं, सारी जो हाइप है, सारी जो एक्साइटमेंट है इस हवाले से, वो मैं वहां से उठा के आप दोस्तों के साथ शेयर करता आ रहा हूं और खुद भी उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो ये जो अपग्रेड होने वाली है अभी तो जाके होनी है जून जुलाई में, और अभी हम अप्रैल में बैठे हुए हैं, तो उससे पहले ही इथीरियम की प्राइस जो है पंप कर रही है उस हाइप की वजह से। और आप इमेजिन करें कि अगर मार्केट इसी तरह बुलिश रहती है तो आपको इथीरियम की प्राइस कितना ज्यादा सरप्राइज दे सकती है। तो इस हवाले से आपने मुकम्मल तैयारी करनी है, बार बार रिपीट करता हूं मैं। अच्छा, उसके बाद मोबाक्स की प्राइस में आप लोगों को मैं बार बार रिपीट करता आ रहा हूं कि इस वोलेटिलिटी के अंदर कल 6 अप्रैल है, कल इनका जो चीजें लॉन्च होनी है, इनकी भी कल की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। उसके बाद जो है आज से कल तक मेरा ख्याल है मोबाक्स की प्राइस में अच्छी खासी वोलेटिलिटी रहेगी। इस वोलेटिलिटी के अंदर समझदारी के साथ अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप बेनिफिट उठा सकेंगे। मैंने तो जितना प्रॉफिट निकालना था 2-4 ट्रेडिंग करके वो निकाल लिया है।
अभी मैंने फिर दोबारा $3.43 पे बाय ऑर्डर लगा दिया है। अगर नीचे गई, मेरी किस्मत हुई, नीचे मेरा बाय ऑर्डर हिट होगा। एक मैंने बाय ऑर्डर नीचे $3.03 पे लगाया हुआ है। अगर मजीद मार्केट नीचे क्रैश हुई तो वहां से मेरे बाय ऑर्डर हिट होंगे, अगर नीचे गई तो। अगर ना हुई तो मुझे कोई मसला नहीं है, मैं ऑलरेडी जितना प्रॉफिट इसमें से निकालना था वो मैंने निकाल लिया। अच्छा, उसके बाद जी रोनन की अपग्रेड है, वो मैंने अपग्रेड आपके साथ शेयर करनी है। इन्होंने जो हैक हुई थी उस हवाले से अब अपडेट्स दी हैं। अगर तो आपने स्टेकिंग वगैरह किया तो आपको इस हवाले से पता होना चाहिए। रोनन नेटवर्क टीम जो है वो मुख्तलिफ किस्म के फ्रंट पे जो है वो काम कर रही है, ताकि एक तो फंड्स की रिकवरी की जाए और आइंदा इस तरह की हैकिंग के जो दरवाजे हैं उनको बंद किया जाए। अच्छा, उसमें पहला सिस्टम क्या है कि इनके जो वैलिडेटर थे, यानी जो रोनन नेटवर्क को सपोर्ट करने वाले पीछे सिक्योरिटी नोड्स थे, वैलिडेटर्स थे, वो सिर्फ और सिर्फ 9 थे हैकिंग से पहले। अब वो कह रहे हैं कि हम अपने उन नोड्स को, उन वैलिडेटर को, उनकी तादाद को बढ़ाएंगे। जितनी ज़्यादा तादाद बढ़ेगी उतने नोड्स डिवाइड होने की वजह से जो सिक्योरिटी रिस्क हैं वो मिनिमाइज होंगे और उतना डिसेंट्रलाइज होगा नेटवर्क। तो ये भी एक तरह का अच्छा कदम है। दूसरा, उन्होंने कहा जी हम इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलकर, और अभी हम पूरी वो डिटेल आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। जैसी कोई डिटेल आएगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। वो मेक श्योर कर रहे हैं कि आप लोगों के फंड जो हैं वो रीस्टोर होंगे, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है। अच्छा, एक जो कुछ कम्युनिटी मेंबर ने तनकीद की, कुछ तो ये कह रहे थे कि शायद ये ओरिजिन गेम लॉन्च होने से पहले पहले ये जानबूझ के फंड रीस्टोर नहीं कर रहे, कि ये ना हो कि लोग जो है प्राइस एसएलपी की ज्यादा होने की वजह से एसएलपी को डंप कर दें। जितना एसएलपी वहां से इनकी डेक्स में फंसा हुआ था वहां से निकले, उसको वो कैश आउट करके एसएलपी की प्राइस को डंप ना करे। अब ये प्लान कर रहे हैं कि अच्छे वक्त में जाके ये जो फंड्स है सारे रिस्टोर किए जाएं। ठीक है। और ऑक्सी इन्फिनिटी के पास पैसा तो बहुत ज्यादा, अगर वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद कुछ लाइटर नोट में कुछ न्यूज है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इलन मस्क ने पिछले दिनों एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने ट्विटर के ऊपर तनकीद की कि ट्विटर जो है वो फ्री स्पीच से मुतल्लक जो है वो ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां फ्री आज़ादी इजहार राय हो अवाम को। आपको याद होगा ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया था, और ट्विटर जो है वो किसी के अकाउंट को भी सस्पेंड कर सकता है अगर वो कंसीडर करता है कि यार ये उनकी पॉलिसीज के खिलाफ है। अच्छा, इलन मस्क ने तनकीद की कि क्या करना चाहिए। कुछ ने सजेशन दिया कि आप इसके पैरेलल कोई सोशल मीडिया ओपन कर लो। इलन मस्क ने क्या किया, उसने ट्विटर ही खरीद लिया। ट्विटर ऐसा सारा इसका नहीं है, लेकिन इलन मस्क ने ट्विटर के जो स्टॉक्स हैं तकरीबन 9.2% जो स्टॉक्स हैं ट्विटर के, वो इन्होंने बाय कर लिए हैं। और यूं समझ लें कि जो ट्विटर का लार्जेस्ट इन्वेस्टर है, सरमायादार है, जिसके पास सबसे ज्यादा स्टॉक है, वो इलन मस्क है। तो दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं इलन मस्क ही ट्विटर का ऑनर है। जो जैक डॉर्सी है, जो साबका मालिक था, जो इसको ट्विटर को छोड़ के अब वो बीटीसी पे फुल टाइम काम कर रहा है, उसके पास तकरीबन 2.5 या 3% तक के टोटल स्टॉक्स हैं, और इसके पास जो ऑलमोस्ट 10% स्टॉक्स हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता अब बल्कि ये चीज़ तो यहाँ पे, और जैसे ही ये न्यूज़ आई और उसके बाद ट्विटर का ये देखें स्टॉक की वैल्यू कहाँ $39 पे ट्रेड हो रही थी, ये $50 $51 तक उसकी प्राइस ने पंप किया। ट्विटर के जो स्टॉक्स हैं, ये स्टॉक प्राइस मैं बता रहा हूँ आपको। अब चूंकि ये ऑनर है तो साथ इसने कहा जी डू यू वांट एन एडिट बटन इन ट्विटर, मतलब आप ट्विटर पे अगर कोई ट्वीट करते हैं तो उसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो ये पब्लिक से ओपिनियन ले रहा है, ओबियसली जो जिस तरह का आउटपुट आएगा। मैं वैसे कहता हूँ नो, मैं इसको नो करूंगा। अच्छा, यहाँ पे अजराह तफन्नुन समझ लें या जानबूझ के उसने जो स्पेलिंग है इलन मस्क ने, वो स्पेलिंग गलत लिखे हैं, क्योंकि अक्सर समटाइम आप ट्वीट करते हैं तो आपकी वर्डिंग में, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक रह जाती है। तो जब आपकी ट्वीट हो जाती है तो उसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते। तो उस हवाले से शायद उसी इशू को जहन में रख के इसने ऐसे किया। लेकिन मैं इसको नो करूंगा। नो क्यों करूंगा? क्योंकि जो इसके अगेंस्ट ओपिनियन है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। वो कहते हैं कि अगर कोई ट्वीट वायरल हो जाती है या कोई बंदा ऐसे ट्वीट करता है किसी खास मकसद के लिए, जैसे ही उसका मकसद पूरा हो जाए तो वो अपने मकसद के लिए, जाती मफाद के लिए उस ट्वीट को अगर एडिट कर देगा तो उसके ऊपर होने वाली सारी टॉक, सारी कन्वर्सेशन, सारा जो इम्पैक्ट है उसको कौन एडिट करेगा। तो इस वजह से फॉर द लार्जर इंटरेस्ट इस एडिट के बटन को अगर डिसेबल ही रखा जाए तो बेहतर है। ये मेरी भी ओपिनियन यही है, क्योंकि मुझे समटाइम ऐसे खुद महसूस होता है कि यार मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है
या मुझे ये ट्वीट जो है इस तरह नहीं करनी चाहिए थी, तो उसके मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन फॉर द लार्जर इंटरेस्ट इसके इसके एडिट बटन को अगर डिसेबल रखा जाए तो इसके बेनिफिट में है। लेकिन इसके अलावा जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने इलोन मस्क को मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शंस दी हैं। जो सीजी हैं बाइनांस के मालिक, उन्होंने कहा है जी कि ये जो ट्विटर पे जब हम ट्वीट करते हैं तो उससे उसके नीचे मुख्तलिफ किस्म के जो स्पैमर्स हैं वो स्पैम करना शुरू कर देते हैं जी कि सेलिब्रिटीज के नाम पे अकाउंट बनाते हैं और कहते हैं कि आप फ्री एयर ड्राफ्ट क्लेम करें, या ये इवेंट हो रहा है, या अपने कॉइंस को डबल करें। जो सेलिब्रिटीज के ट्वीट्स होती हैं उनके नीचे वो दूसरों को स्कैम करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के स्पैम मैसेजेस छोड़ते हैं, जिससे जो मासूम लोग हैं बेचारे उनके साथ स्कैम होता है। तो सीजी की नज़र में सबसे बड़ा जो ट्विटर पे काम होने वाला है, इसके ऊपर आप काम करें। उसके अलावा बाकी सारी ये सजेशंस हैं, आप खुद भी अगर आप ट्विटर यूज़ करते हैं तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जी इंडिया में क्रिप्टो लॉ पास हुआ, उसके बारे में मैं आपको अपडेट कर चुका था। जैसे ही वो लॉ पास हुआ, अब वहाँ पे जो इंडियन एक्सचेंजेस है, 4 बड़े एक्सचेंजेस, उनके ऊपर ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो ड्रॉप हो रहा है। कोइन DCX ये भी एक्सचेंज है, इंडियन एक्सचेंज है। बिट BNS ये भी एक एक्सचेंज है। जेप पे ये भी एक एक्सचेंज है। और जो टॉप एक्सचेंज WazirX, सब की जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो डाउन है। जो लॉ मेकर्स हैं उनको जब कभी भी लॉ बनाएं तो जिस कम्युनिटी को वो टारगेट करना चाह रहे हैं टैक्स कलेक्शन के लिए, उस कम्युनिटी का फीडबैक लेके तो फिर अगर आप ये लॉ बनाएंगे तो ही आपको बेनिफिट होगा, आवाम को फ़ायदा होगा और इस कम्युनिटी को भी फ़ायदा होगा। और अच्छी खासी तनकीद की जा रही है वहाँ के हुक्मरानों के अगेंस्ट। अच्छा जी, उसके अलावा अगली न्यूज़ है जी टेरा लूना के बारे में। टेरा लूना के जो टोकन है USD के बारे में, उसको कुछ लोग जो हैं वो रिस्की इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं। तो आपने क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक और स्टेबल कॉइन है जो कि एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन है, USDN। उसकी प्राइस $1 होनी चाहिए थी, लेकिन अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन 82 सेंट, 18 सेंट इसकी प्राइस जो है वो डंप हुई है। और ये अच्छी खासी डंप हुई थी, तकरीबन ये डंप होके ये 70 सेंट की रेंज में भी तकरीबन ये चली गई थी जी। 78 सेंट पे भी इसकी प्राइस ड्रॉप हुई थी। तो होना तो ये चाहिए था, ये एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन है, जैसे कि USD एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन है। तो इसके फ्यूचर की वजह से जो टेरा के इन्वेस्टर्स हैं वो वार्न कर रहे हैं कि भाई जिस तरह वो क्रैश हुआ है, अगर इसी तरह USD भी क्रैश हुआ तो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है वो डूब सकती है। तो आपने ये चीज़ें भी जहन में रखनी है। अच्छा, उसके बाद जी आज की बिग न्यूज़ थी, सैडली मैं उसको एंड पे ले गया। UK की गवर्नमेंट अब क्रिप्टो मार्केट के हवाले से बहुत संजीदा है और वहाँ के जो लॉ मेकर्स हैं, ये न्यूज़ सुने, गवर्नमेंट सेट्स आउट प्लान टू मेक UK अ ग्लोबल क्रिप्टो एसेट टेक्नोलॉजी हब। यानी UK अब अपने आप को, जो बरतानिया है, वो क्रिप्टो एसेट का टेक्नोलॉजी हब बनाना चाहता है। और हब में वो क्या चीज़ इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है? पार्ट ऑफ द पैकेजेस, जो वो पैकेजेस इंट्रोड्यूस करवाएंगे उसमें क्या होगा, फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर सैंडबॉक्स होगा, जिसके अंदर ये जो क्रिप्टो फर्म्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स करेंगी, वो नए नए क्रिप्टो टेक्नोलॉजीज, नए नए इनोवेशंस लेके आएंगी क्रिप्टो मार्केट के हवाले से, और ये बरतानवी हुकूमत उनको फैसिलिटेट करेगी। अच्छा, एस्टैब्लिशिंग अ क्रिप्टो एसेट इंगेजमेंट ग्रुप। क्रिप्टो एसेट इंगेजमेंट ग्रुप से क्या होगा कि क्रिप्टो इंडस्ट्री और इसकी कम्युनिटी के हवाले से जब कभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ कम्युनिकेशन होगी तो अलग से एक ग्रुप बनाएगी गवर्नमेंट, जिसके साथ कम्युनिकेशन से क्या होगा कि मार्केट के जो बैड एलिमेंट्स हैं उनकी बेखुनी के लिए भी ये ग्रुप जो है वो काम करेगा। तो ये एक अच्छा साइन है। दूसरा, एक्सप्लोरिंग द वेज ऑफ इनहेंसिंग कम्पिटिटिवनेस ऑफ टैक्स कलेक्शन। तो जाहिर बात है वो टैक्स कलेक्शन से मुतल्लक कि कैसे इस मार्केट से बरतानिया की हुकूमत जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। तो ये सारी गवर्नमेंट्स अगर कर रही हैं तो वाई नॉट पाकिस्तान की ये जो पॉलिटिकल टेंशन्स हैं ये थोड़ी सेटल होती हैं तो फिर जो है जाके कहीं मेरा ख्याल है हम कम्युनिटी अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि जो ट्रॉन है TRX, उनका बर्निंग मैकेनिज्म भी है। ये ट्वीट मैं सुन के बड़ा पॉजिटिव मुझे एक तरह का फीलिंग हुई है। ट्रॉन का जो TRX टोकन है उस हवाले से उन्होंने कहा कि उन्होंने 2.4 बिलियन TRX टोकन, जिसकी वर्थ जो है $175 मिलियन बनती है, अभी तक जब से वो बर्निंग का सिस्टम ओपन किया उसके बाद ये बर्न कर चुके हैं।
तो इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्तों में टीआरएक्स की बर्निंग इसी तरह होती रही तो टीआरएक्स की प्राइस जो है अप्रिशिएट हो सकती है। मैं एक चीज देख रहा था कि मैंने तो टीआरएक्स जो है नीचे से बाय किया था, तकरीबन मेरा ख्याल है 6 सेंट से ऊपर ऊपर की मेरी बाइंग थी, और ये जैसे ही 7.5 सेंट पे इसकी वैल्यू गई है तो मैंने अपना ऑन एवरेज सारा टीआरएक्स सेल आउट कर दिया। अब मैं नीचे वेट कर रहा हूँ कि अगर नीचे क्रैश करता है टीआरएक्स तो मैं नीचे से 6 सेंट पे फिर थोड़ा सा बाय करूंगा, अगर मजीद नीचे जाता है तो मैं फिर बाय करूंगा। टीआरएक्स में मैं शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको नहीं रिकमेंड करता। इसका ये मतलब नहीं है कि ये अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है, मैं इस वजह से इसको लॉन्ग टर्म रिकमेंड नहीं करता क्योंकि इसके साथ हाइप नहीं है। वो कि ये बड़ा पुराना बड़ा स्टेबल प्रोजेक्ट है, लेकिन मार्केटिंग हाइप नहीं है, लोग इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। जब तक लोगों की इन्वेस्टमेंट हाइप नहीं होगी उस वक्त तक हमें प्राइस की हाइप इतनी, वैसे तो अगर देखें तो मेरा ख्याल है इसका ऑल टाइम हाई जो है वो 20 सेंट के करीब करीब पहुंचा हुआ था, लेकिन इस वक्त सबसे लोएस्ट प्राइसेस पे ये ट्रेड हो रहा है। तो मैं यहाँ पे बाय नहीं करूंगा। अगर आप मेरे से पूछो तो मैं तो नीचे मजीद डिप का वेट करूंगा, नीचे आएगा तो मैं टीआरएक्स बाय करूंगा। ये जो बर्निंग वाला मैकेनिज्म है ये मुझे बड़ा अच्छा लगा जी। अच्छा जी, लास्ट में दो न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी है जो कि ऑफ टॉपिक है, तो इस आज के बुलेटिन को एंड करूंगा। ये इंडिया का 2021 का फॉरेन रेमिटेंस जो इंडियंस पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, वो सारे जो रेमिटेंस भेजते हैं इंडिया में, उसका ये डाटा आया। 87 बिलियन टोटल रेमिटेंस आया पूरे साल का 2021 का। हैरान कुन तौर पर ज्यादातर जो रेमिटेंस आया वो सारे से सारे इस्लामिक ममालिक से आया। मेरी इस इंफॉर्मेशन को आपने कोई मेरी पर्सनल जेलसी नहीं लेनी, इंडियंस भी हमारे भाई हैं, लेकिन एक कंपटीशन होता है जहां हम इंडियंस को देखते हैं, हमारी भी ख्वाहिश है कि हम उनकी लेग पुलिंग नहीं करना चाहते। हमें खुशी है वो तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हमें इससे ज्यादा खुशी होगी अगर हमारे पाकिस्तानी इन बड़ी जो की पोजीशंस हैं, ट्विटर का हेड कौन है? इंडियन। गूगल का हेड कौन है? इंडियन। और इस तरह की जो बड़ी बिग जायंट टेक कंपनीज हैं, उनके अगर आप देखें तो की पोजीशंस के ऊपर इंडियंस हैं। दोबारा कहूंगा, मुझे जेलसी नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट और खुशी होती अगर हमारे पाकिस्तानी भी इसी तरह कंट्रीब्यूट कर रहे होते ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर। तो इसका फॉरेन जो पॉलिसीज होती हैं इस्लामिक कंट्रीज का, उसके साथ भी बहुत ताल्लुक है। हमारा इंडिया और पाकिस्तान के जो क्लैशेस हैं उसमें हमें जो इस्लामिक स्टेट्स की जो सपोर्ट चाहिए होती है वो सपोर्ट हमें क्यों नहीं मिलती, ये वजह है जिस वजह से नहीं मिलती। जो इंडियंस यूएई में दुबई में बैठे हैं उन्होंने पिछले साल 23 बिलियन डॉलर रेमिटेंस भेजा है। जो सऊदीया में बैठे हुए हैं उन्होंने 20 बिलियन डॉलर भेजा है। जो कतर में बैठे हुए हैं उन्होंने 5 बिलियन भेजे हैं। जो कुवैत में बैठे हुए हैं उन्होंने तकरीबन 4.7 बिलियन। तो अमेरिका में तकरीबन 10 बिलियन। तो इतना ज्यादा उनकी सोसाइटी के अंदर पेनिट्रेशन है इंडिया की, इंडियंस की, तो कैसे वो इस्लामी रियासतें वो कदम उठा सकती हैं जो कि हमारे इंटरेस्ट के हक में हो और इंडियन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। अगर आज ये सारे इंडियंस वहां से निकल के इस्लामी ममालिक से किसी और कंट्रीज में चले जाएं तो उनका तो सारा स्ट्रक्चर बैठ सकता है। क्या हम पाकिस्तानी उनके सारे बिजनेसेस को रिप्लेस कर सकते हैं, उनकी पोजीशंस को रिप्लेस कर सकते हैं? इट्स अ फूड फॉर थॉट, थिंक अबाउट इट। हमारे यहाँ पॉलिटिकल टेंशंस कम होंगी, यहाँ करप्शंस कम होंगे और दीगर मसाइल कम होंगे तो आगे कोई मसाइल बढ़ेंगे। अच्छा, एक सजेशन मैं आप सब दोस्तों को कहूंगा, मैं अभी ट्वीट करता हूं इस बुलेटिन के बाद, मैं आप सबसे रिकमेंड करूंगा कि मेरी ट्वीट को आप मैक्सिमम रीट्वीट करें और अपनी अपनी ओपिनियन का इजहार करके उसको कोट रीट्वीट करें, अपना भी उसमें फीडबैक एंटर करें। मैं चाहता हूं इस वक्त अपोजिशन और गवर्नमेंट दो मुख्तलिफ नैरेटिव लेके, बयानिए लेके आपके पास वोट लेने आ रहे हैं। एक का बयानिया है कि मुल्क में बैरूनी साजिश हो रही है और हमारी खारजा पॉलिसी जो है वो कंट्रोल की जाएगी यहाँ पे स्टोजेस बिठा के, कठपुतलियां बिठा के, जो कि शरीफ बरादरान और जरदारी। और दूसरों का दावा है कि वो इस मुल्क में महंगाई, खान की वजह से मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी, ये सारा कुछ बढ़ा है। और ये नजर भी आता है, ऑप्टिक्स में नजर भी आता है। आप खुद जायजा लें इस दौर के अंदर कितनी ज्यादा महंगाई बढ़ी है, इस दौर में कितनी बेरोजगारी हुई है। लेकिन क्या उसका जिम्मेदार सिर्फ खान है या कि ओवरऑल ये ग्लोबल फिनोमेना है? ये चीजें आपने कंसीडर करनी है। आपने ये भी कंसीडर करना है कि क्या खान का जो दावा है कि यहाँ फॉरेन फंडिंग के जरिए ये सारा कुछ हो रहा है, क्या वो भी रियलिटी है या नहीं?
मैं आप सब ट्वीट करूंगा, मैं आप सब दोस्तों को कहूंगा आपने वो ट्वीट मैक्सिमम रीट्वीट करनी है। मैं ट्वीट क्या करने जा रहा हूं, आपने अपने सारे जो पॉलिटिशियंस हैं उन सबको कहना है जी भाई आप तीनों जो बड़े लीडर बनते फिरते हैं, इमरान खान, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ आप कह लें या जरदारी, इन तीनों की पब्लिक मीडिया के ऊपर डिबेट होनी चाहिए। भाई आपने कहा कि मुल्क में महंगाई है, तो इसका आपके पास सोल्यूशन क्या है? इन तीनों को, जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट्स आपस में पब्लिक डिबेट करते हैं, पब्लिक के सामने मीडिया के ऊपर आके अपना अपना एजेंडा पेश करते हैं। अगर नून लीग मुल्क में महंगाई खत्म करना चाहती है तो ओब्वियसली अपने एक्सपर्ट से पहले फीडबैक लेके आए, सारा रोड मैप पब्लिक के सामने रखे, टीवी के अंदर पब्लिक के सामने ओपनली वो अपना एजेंडा बताएं कि उनके पास कौन सा प्लान है महंगाई को खत्म करने का। और इसी तरह खान साहब अगर फॉरेन फंडिंग या फॉरेन इंटरवेंशन को रोकना चाहते हैं और उनके पास महंगाई के हवाले से ये जो अवाम चीख रही है, ये जो अपोजिशन उसका फायदा उठा रही है, उनके पास क्या सोल्यूशन है, ये सारी पब्लिक ओपन डिबेट होनी चाहिए। ये मेरी रिकमेंडेशन है। मैं आप सबको कहूंगा कि आपने इसको ट्वीट करना है, मेरी ट्वीट को रीट्वीट करना है। अच्छा, जाते जाते मैं आपको बताता चलूं, खान साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया था उस हवाले से ये एक मुझे ट्वीट मिली है जिसके ऊपर खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया था डोनाल्ड लू, उसने अमेरिकी सेनेट में आज से 1 माह पहले, जबकि पाकिस्तान को शायद धमकियां उस वक्त नहीं दी थी, तो उस वक्त उसने सेनेट में बताया था जी कि मेरी असल में एक सेनेटर ने इससे पूछा डोनाल्ड लू से कि भाई आपको टास्क दिया गया था कि आप साउथ एशिया की जो कंट्रीज जिन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया उन्होंने रिस्ट्रेन लिया ना, उन्होंने कोई पोजीशन ही नहीं, ना अमेरिका की सपोर्ट, वेस्ट की सपोर्ट किया, ना उन्होंने रशिया की सपोर्ट किया जिसमें श्रीलंका, जिसमें पाकिस्तान, जिसमें इंडिया शामिल है, तो आपने इस हवाले से क्या काम किया? तो डोनाल्ड लू ने सेनेटर को कहा, वहां पब्लिकली स्टेटमेंट दी कि जनाब इंडिया जो है वो हमारी बात नहीं मान रहा। और दूसरा जो श्रीलंका और पाकिस्तान की बात है, तो पाकिस्तान के जो खान है वो सारा सरफिरा है, वो ऑलरेडी आपको पता है कि रशिया में विजिट करके आ चुका है, तो उसको डील करने के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। ये उसकी स्टेटमेंट है। ये इसका लिंक मैं वैसे तो आप खुद साउथ एशिया के इंडेक्स में जाके यहाँ से आप देख सकते हैं, खुद आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, सेनेटर का नाम लिखें और साथ डोनाल्ड लू देखें, इनकी दोनों की सेनेट की मीटिंग देखें, वहां पे आपको ये स्टेटमेंट मिल जाएगी। लेकिन खान को भी अकाउंटेबल करना है और एंटी खान जो भी सियासतदान है उन सबको अकाउंटेबल करना है। बहरहाल हम इनके गुलाम नहीं है, हम इनको वोट देते हैं हमारे मुल्की मामलात, हमारी जिंदगियों को आसान करने के लिए। हम इनको अपने आप को एक्सप्लॉइट करने से बचाएंगे। ठीक है, ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूं कि आज का बुलेटिन भी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।